अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बुक फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर lecture number 2 second half. The topics we are going to study in our lecture number 2 are latent heat of fusion, latent heat of vaporization, the evaporation, thermal expansion, consequences of thermal expansion, applications of thermal expansion and thermal expansion of लिक्विड्स के आया। ये वो टॉपिक हैं जो आज के हम अपने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, एवेपोरेशन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। टर्न बाय टर्न स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Latent heat of according to topic, when a substance is changed from solid, when a substance is changed from solid to liquid, solid to liquid state by adding heat, the process is called melting or fusion. When a substance is changed into liquid state by adding heat, the process is called melting or fusion. कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, और जो ही हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे हीट के ऐड करने से, तो हम क्या स्टडी करेंगे, ये क्या है, ये मेल्टिंग या फ्यूजन है। फिर द टेम्परेचर at which a solid starts melting is called its fusion point और मेल्टिंग पॉइंट। कहता है ये क्या है, ये टेम्परेचर है। एट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड इट्स फ्यूजन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। कि ऐसा पॉइंट जिस पे जो है यह पॉइंट टेम्परेचर का, जिस पे जो है एक सॉलिड जो है वो मेल्ट करना शुरू कर दे, वो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। जो ही हम इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, when a liquid is cooled, it changes into solid state
the temperature at which a substance changes from liquid to solid is called freezing point. कि when a liquid is cooled, जो ही हम एक लिक्विड को कूल करेंगे द चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, कि लिक्विड को जो ही हम ठंडा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा एक सॉलिड स्टेट में, और जो ही वो एक सॉलिड स्टेट में चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ चेंजिंग आई है वो चेंजिंग किस बेस्ड है, कि वो एक फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड है, और जहाँ ही वो फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड होगी तो हम क्या कहेंगे ये क्या है, ये एक सॉलिड लिक्विड है. नेक्स्ट इज different substances have different melting points. However, the freezing point of a substance is same as its melting point. कि अगर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उन सबका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट है. अब हम जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. हीट एनर्जी required to change unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature is called its latent heat of fusion. कि लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर. कि हीट एनर्जी जो हम रिक्वायर करेंगे जो चेंज करेगी एक यूनिट मास सब्सटेंस को, कि जैसे ही वो एक यूनिट मास सब्सटेंस को चेंज करेगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, कि जैसे ही वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज होगी तो हम क्या कहेंगे ये क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है. और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा विदाउट चेंज इन से टेम्परेचर, और जो ही वो जो हम मेल्टिंग पॉइंट स्टडी करेंगे वो एक टेम्परेचर के बगैर होगा. इट इज डिनोटेड बाय H1 HF is equal to delta QF over M. Then delta QF is equal to MHF. मैथमेटिकली हम इसको क्या से लिखते हैं, HF बराबर है डेल्टा QF ओवर M के, और जो ही हम डेल्टा QF फाइंड करेंगे तो MHF के बराबर होगा. I changes at 0 degree Celsius into water latent heat of fusion of ice is 3 multiplied by 3 6 multiplied by 10 raised to 5 joule per kilogram. This is 3.36 multiplied by 10 raised to 5 joule. Heat is required to melt 1 kg of ice into water at 0 degree Celsius. कि ice changes at 0 degree Celsius into water. The latent heat of fusion of ice is 3.3 multiplied by 6
3.36 multiplied 10 raised to power 5 joule per kilogram. This is 3.36 multiplied 10 raised to 5 joule heat is required to melt 1 kg of ice into water. कि ये क्या है, ये वो जूल एनर्जी यूज़ करेंगे हम जो आइस को मेल्ट करेगी वाटर में, और जो ही ये आइस को मेल्ट करेगी वाटर में तो हम क्या स्टडी करेंगे, ये क्या है, ये उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एन एक्सपेरिमेंट से एलैबोरेट करेंगे कि टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड एंड पुट सम पीसेस ऑफ ice in beaker. Experiment 8.1 कि टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड, कि आप एक बीकर लें, इसको एक स्टैंड के ऊपर रखें. पुट अ स्मॉल पीस ऑफ आइस इन द बीकर, और बीकर में कुछ जो है टुकड़े बर्फ़ के डालें. एंड सस्पेंड इट अ थर्मामीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर, और बीकर में एक थर्मामीटर लगाएं ताकि टेम्परेचर उसका मालूम कर सकें, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो आइस का वो हम मेजर कर सकें. एंड सस्पेंड प्लेस अ बर्नर अंडर द बीकर, और बीकर के नीचे एक जो है वो बर्नर लगाएं और तो बर्नर को ऑन करें, और जैसे ही वो हीट सप्लाई होगी तो वो द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग आइस एंड वाटर विल नॉट इंक्रीज अबव 0 डिग्री सेल्सियस until ice melt. Note the time when ice takes to melt completely into water at 0 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है या बर्फ़ है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. वो टेम्परेचर तब चेंज होगा जब वो सारी जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी. इसलिए नोट करें जब वो सारी बर्फ़ पिघलती है. कंटिन्यू हीटिंग द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर, द टेम्परेचर विल बिगन टू इंक्रीज, कि पानी को जो है आप जो है वो हीट करें 0 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर जो है वो बिगन टू इंक्रीज़, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. और जैसे ही वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा तो वहाँ जो टाइम ऑफ द वाटर बीकर है वो रीच करेगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यानी जब पहले वो आइस की फॉर्म में था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद था, और जैसे ही हमने उसको मूव आउट किया तो मूव करने के बाद क्या हुआ कि वो चेंज होने के बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया. ड्रॉ टेम्परेचर टाइम ग्राफ शोइंग कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो मास ऑफ आइस m, time taken by ice to melt completely, Tf is equal to T2 minus T1 is equal to 3.6 m. Next is time. Time taken by water to heat 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. T0, T3 minus T2, 4.6 meter minute. Specific heat of water C is equal to 420 joule per kilogram per Kelvin. Increase in the temperature of water, increase in the temperature of the water, delta T is equal to 100 degree Celsius or 100 Kelvin. Heat required by water from 0 degrees to 100 डिग्री सेल्सियस कि जो वाटर से हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा
टी। एम सी किसके बराबर है, डेल्टा टी के। तो एम मल्टीप्लाई बाई 42 100 मल्टीप्लाई बाई 100 एम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 42000 एम इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाई एम मल्टीप्लाई बाई 4.2 10⁵ जूल पर किलोग्राम कि वो क्या वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज हीट ए क्यू इज सप्लाइड हीट डेल्टा ए क्यू is supplied to water in time T0 to raise its temperature from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Hence, the rate of absorbing heat by water in the beaker is given by कि delta AQ is supplied to water in time to raise its temperature from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Hence, the rate of absorbing heat by water in the beaker is given by कि वो क्या है, वो जो टाइम है, जो ए क्यू वैल्यू थी हमने, वो जो हीट थी वो उसने क्या किया, वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस वो हीट अब्जॉर्ब होनी है। नेक्स्ट अगर रेट ऑफ अब्जॉर्बिंग ऑफ हीट rate of absorbing of heat delta Q is equal to T naught. Heat absorbed in time TF is equal to delta QF, delta Q multiplied by TF over T naught, then delta Q multiplied by TF over T naught. So since equation from delta QF is equal to M multiplied by HF, तो M की वैल्यू जो है हमारे पास तो पुट करने की वैल्यूज हम कि M मल्टीप्लाई बाई HF किसके बराबर है, डेल्टा QF के। तो हम वैल्यू लिखेंगे M मल्टीप्लाई बाई 4.2 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर किलोग्राम मल्टीप्लाई 10 over T naught. Then HF is equal to 4.2 multiplied 10⁵ multiplied TF over T naught कि वो TF over T naught के बराबर है। कि जो ही हम जो HF की वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे और जैसे ही हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर है वो 4.2 मल्टीप्लाई 10⁵। तो जो वैल्यू होगी TF और T naught की वो हम ग्राफ में पुट करेंगे कि जैसे जो हमारे पास टाइम है मौजूद था। अब जैसे हम टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे तो HF विल बी इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर किलोग्राम मल्टीप्लाई 3.6 मिनट एंड 4.6 मिनट। तो वैल्यू इज 3.29 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर किलोग्राम। वैल्यू ऑफ H यानी द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस found by experiment is 3.29 multiplied 10⁵, while its actual is 3.36 multiplied 10⁵ joule per kilogram. Then according to graph is
कि अगर हम ग्राफ के मुताबिक इसको स्टडी करें तो ग्राफ के मुताबिक जो आइस थी वो जस्ट लाइक दिस, फिर आइस मेल्ट होना शुरू हुई और फिर वाटर बना और वाटर बॉयल होना शुरू हुआ बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हुआ तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये क्या मौजूद था, 0 डिग्री सेल्सियस, -20 एंड -30, 0 2 4 6 8 10 कि बिल्कुल 4 पे जाके इसने जो है वो हुआ शुरू। ये टाइम, टेम्परेचर केल्विन कि आइस यहाँ है, आइस मेल्ट करना शुरू होती है, आइस मेल्ट्स, यहाँ वाटर मौजूद है और यहाँ वाटर बॉयल्स। क्योंकि ग्राफ की मदद से हम इसको स्टडी करें तो जो आइस है वो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे मौजूद थी और जो ही उसका टेम्परेचर हमने हाई किया तो आइस मेल्ट होना शुरू हुई 4 मिनट्स पे। और जो ही 4 मिनट्स में आइस मेल्ट हुई तो वो वाटर फॉर्म किया और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हुआ, उसने बॉयल करना शुरू कर दिया। ये था टॉपिक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने क्या स्टडी किया कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है टू चेंज यूनिट मैस सब्सटेंस, कि एक यूनिट मैस सब्सटेंस को हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और जैसे ही उसकी हम चेंज करेंगे सॉलिड से लिक्विड तो जो एनर्जी लगेगी विदाउट चेंज वो टेम्परेचर क्या होगा, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी, जिसको हमने आइस के मेल्ट करने से स्टडी कर लिया कि आइस जो ही मेल्ट करेगी तो वो कौन सा फिनोमेना करवाएगी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करवाएगी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज the next topic is latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. According to topic, when heat is given to a liquid, when heat is given to a liquid at its boiling point, its temperature remains constant. Its temperature remains constant. The heat energy given to a liquid at its boiling point is used up in changing its state, is used up by changing its state from liquid to gas without any increase in its temperature. कि latent heat of vaporization क्या है कि when heat is given to a liquid, its boiling point, its temperature remains constant. The heat energy given to a liquid at its boiling point is used up in changing its state from liquid to gas without any increase in its temperature. कि आया जो ही हम इसका टेम्परेचर का चेंज कर सकते हैं कि जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे कि जो वेपराइजेशन क्या है कि हमने एक हीट लिक्विड को दी इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, लेकिन
हीट देने के साथ हमने ये नहीं कहा कि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो जो हीट एनर्जी हमने लिक्विड को दी है वो उसके बॉइलिंग में काम आएगी। वो क्या करेगी, वो स्टेट चेंज करवाएगी कि आया जो हीट एनर्जी है वो इसकी स्टेट चेंज करवाएगी। और जैसे ही इसकी स्टेट चेंज होगी तो हम स्टडी करेंगे कि लिक्विड क्या है, ये एक अपनी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस विदाउट एन इंक्रीज इन इज टेम्परेचर। कि वो लिक्विड टू गैस चेंज हो रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा। और जैसे ही उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा, इसका मतलब ये हमने यहाँ एक हीट दी है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन the quantity of heat that changes unit mass of a liquid completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called its latent heat of vaporization. The quantity of heat that changes unit mass of liquid completely into gas as its boiling point without any change in its temperature is called latent heat of vaporization. कि latent heat of vaporization क्या है कि जो quantity of जो heat है वो change करेगी कि mass of liquid को completely into गैस। और जो ही वो कम्प्लीटली इनटू गैस चेंज करेगी तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही ये गैस में चेंज हुई है तो इसकी चेंजिंग से क्या हुआ है कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके इसने चेंज किया है। और जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पे आके उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। और जो ही उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो हम क्या स्टडी करेंगे कि जो विदाउट टेम्परेचर के चेंज होने से जो चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा कि चेंज करने से कि जो ही वो चेंज होगी तो उसके चेंज करने से टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज हुआ तो चेंज ना करने से हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या कहलाएगी, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन। और जैसे ही वो इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी क्योंकि यहाँ तो वेपर्स फॉर्म हुए हैं। और जैसे ही वो वेपर्स फॉर्म हो गए तो उन वेपर्स के फॉर्म होने के साथ साथ क्या फॉर्म होगा कि वेपर्स फॉर्म हुए, लेकिन यहाँ हीट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं हुई। तो ये क्या था अकॉर्डिंग टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कि यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज़ हुआ है। और जैसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टडी करेंगे तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड by HV delta QV over M. Delta QV is equal to M HV M और MHV कि इसको हम डिनोट करते हैं HV के साथ। और जब HV के साथ इसको डिनोट करेंगे तो HV किसके बराबर होगा, डेल्टा QV ओवर M पे, क्योंकि ये भी एक मैस फ्री हीट लग रही है। लेकिन क्या हुआ, जैसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में स्टडी किया था कि उसने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया है, यहाँ लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या है, स्टेट चेंज हो रही है लेकिन वहाँ हीट अप्लाई की जा रही है। और हीट अप्लाई करने से क्या होगा, वहाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वहाँ हीट जो है वो अप्लाई की जाएगी जो मैस के बराबर है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू एन एक्सपेरिमेंट व्हेन
when water is heated, it boils at 100 degrees Celsius under standard pressure. Its temperature means 100 degrees Celsius until it is changed completely into steam. Its latent heat of vaporization is 2 multiplied by 26 10 raised to power 6 joule per kilogram. This is 1 kilogram of water requires 2.26 10 raised to power 6 joule heat to change it completely into gas, steam at its boiling point. The value melting point and boiling point of latent heat of vaporization and fusion are कि when water is heated it boils at 100 degree Celsius under standard pressure. कि जो ही हम वाटर को बॉयल करवाना चाहते हैं तो जो ही हम वाटर बॉयल करवाते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर. तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के मुताबिक वो एक 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम्प्लीटली चेंज रहता है और उसको चेंज करता है इनटू स्टीम. तो जैसे ही वो इसको स्टीम में चेंज करेगा ये क्या कहलाएगा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये क्या है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है विच इज 2.26 मल्टीपल 10 raised to power 6 joule per kilogram. This is 1 kilogram of water requires 2.260 multiple 10 raised to power 6 joule heat to change it completely into gas or steam. कि ये क्या है, ये 1 किलोग्राम जो है वो वाटर को जब हमने गैस में चेंज करना है तो उसमें ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट में ज़रूरत होती है. कि अगर आप अपनी बुक्स पे देखें तो एक टेबल जो है वो मौजूद है जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन सब मौजूद हैं. अगर हम इसमें से सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट है वो है एल्युमिनियम. कि एल्युमिनियम की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 660 है और जैसे ही एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट 660 है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 2450 और उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो 39.7 है. इसी तरह उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 10500. इसी तरह कॉपर की मौजूद है, गोल्ड की मौजूद है, हीलियम मौजूद है, लेड मौजूद है, मरकरी मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर की क्या है, वाटर की है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करता है, ये बॉयल करता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका 100 डिग्री सेल्सियस. हीट ऑफ फ्यूजन क्या है 336. हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है 226 यानी 2260 है. ये सारा क्या है, ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नेक्स्ट इसको एक्सपेरिमेंट के साथ स्टडी करते हैं. एक्सपेरिमेंट 8.2. Experiment 8.2. According to experiment 8.2, at the end of experiment the beaker contains
बॉइलिंग वाटर, कंटिन्यू हीटिंग टिल द वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। कि जैसे हमने जो एक्सपेरिमेंट 8.1 परफॉर्म किया था, तो हमने आइस को वाटर में जो है वो चेंज किया था, और जैसे ही हम आइस को वाटर में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर देते जाएंगे तो वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वाटर बॉयल करना शुरू होगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर है। और कंटिन्यू हीट करते रहेंगे तो जो वाटर होगा वो वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्टीम कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही स्टीम कन्वर्ट होगी तो हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ इज जस्ट लाइक दिस। कि हमने पहले जो ग्राफ जस्ट लाइक दिस स्टडी किया था, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वो 40, 60, 80 and 100, 120, 140। कि उसका ग्राफ वो अब जस्ट लाइक दिस होगा। कि अगर हम उसका ग्राफ स्टडी करें तो वो एज इट ऐसे होगा कि यहाँ हमारे पास आइस मौजूद थी, यहाँ आइस मेल्ट हो गई, यहाँ वाटर मौजूद था, यहाँ वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, और जो ही वाटर बॉयल होता शुरू हो गया तो यहाँ स्टीम कन्वर्ट होने शुरू हो गई। कि बॉइलिंग के बाद क्या है, उसकी कन्वर्जन होगी स्टीम में। और जो टेम्परेचर टाइम ग्राफ है वो जो शोन है कि कैलकुलेट अब हमने करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कि यहाँ हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करनी है। तो हमारे पास mass of I is m, time taken to heat water from 0 to 100 degree Celsius, T naught is equal to T3 minus T2, 4.6 minute, time taken by water at 100 degree Celsius to change into steam, TV is equal to T4 minus T3, 24.4 minute. Specific heat of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin. Heat required is delta Q is equal to M heat delta T. So is equal to M multiplied by 4200 multiplied by 100. So M multiplied by 42, then M multiplied by 4.2 multiplied by 10 raised to power 5 जूल पर किलोग्राम। कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा क्यू की। कि जो हीट रिक्वायर्ड है वो इतनी अमाउंट में हीट जो है वो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज एज बर्नर सप्लाइज हीट as burner supplies heat delta Q to water and time T naught to raise the temperature from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Hence the rate at which heat is absorbed by the beaker।
कि एज द बर्नर सप्लाईज हीट, कि जो ही जो बर्नर है वो हीट सप्लाई करना शुरू करेगा तो जो वाटर इन टाइम है वो रेस करेगा एक टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक वो एक टेम्परेचर है बताएगा। और जैसे ही वो टेम्परेचर देगा तो हैंस जो रेट है जिस पर हीट जो है वो अब्जॉर्ब होनी है एक बीकर में, वो क्या है, रेट ऑफ absorbing heat is delta Q is equal to T naught. Heat absorbed in time TV is equal to delta QV. Delta QV multiplied by TV over T naught, then it is equal to delta Q multiplied by TV over T naught. Since delta Q is equal to multiplied by mHV, then m multiplied by HV is equal to m multiplied by 4.2 multiplied by 10 raised to power 5 multiplied by TV over T naught. तो HV किसके बराबर है 4.2 multiplied by 10 raised to power 5 multiplied by TV over T naught के बराबर है। और जो ही हम TV और T naught की वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़, कि जो ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, एच वी इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 5 जूल पर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 24.4 मिनट ओवर 4.6 मिनट। एच वी इज इक्वल टू 2.23 मल्टीप्लाई 10 raised to power 6 जूल पर किलोग्राम, कि ये कितनी अमाउंट क्या है हमारे पास है जो लेटेंट हीट है वो वेपोराइजेशन की। The latent heat of vaporization of water found by the above experiment is 2.23 multiplied 10 raised to power 6 joule per kilogram, while its actual value is 2.26 multiplied 10 raised to power 6 joule per kilogram. कि the latent heat of vaporization of water found by the above experiment, कि जो latent heat of vaporization है जो हमने above experiment से find किया है तो वो किसके बराबर है, कि वो actual जो value है उसकी 2.26 multiplied 10 raised to power 6 है, लेकिन जो हमने find out की है वो 2.23 multiplied 10 raised to power 6 है। ये था आपका टॉपिक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज द इवेपोरेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। According to the topic, take some water in a dish. The water in the dish will disappear after some time. It is because the molecules of water are in constant motion.
and possesses kinetic energy. Fast moving molecules escape out on the surface of water and goes into the atmosphere. This is called evaporation. evaporation क्या है? अगर हम अकॉर्डिंग टू टॉपिक स्टडी करें तो टेक सम वाटर इन अ डिश, the water in the dish will disappear after some time. It is because the molecules of water are in constant motion and they possesses kinetic energy. Fast moving molecules escape out from the surface of water and goes into the atmosphere. This is called evaporation. कि evaporation क्या होती है? evaporation है कि अगर हम एक डिश में पानी लें तो कुछ देर बाद पानी जो है वो evaporate हो जाएगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है। और जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मौजूद है, कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मौजूद है वो काइनेटिक एनर्जी के जो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है वो करेगी इसको इवॉल्व होने देगी। और जैसे ही वो इससे इवॉल्व होगी तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है वो हो गए हैं। और जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो इससे बाहर निकलेंगे, जो मॉलिक्यूल्स क्या है वो एवेपोरेट होना शुरू होंगे। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होना शुरू होंगे तो मॉलिक्यूल्स की एवेपोरेशन हमें ये बताएगी कि जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे तो हम क्या कहेंगे कि क्या है ये प्रोसेस क्या है? एवेपोरेशन। कि प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। जो ही वो थोड़ी सी एनर्जी उसको मज़ीद मिलती है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। और जैसे ही हाई काइनेटिक एनर्जी होती है तो हाई काइनेटिक एनर्जी हमें ये बताती है कि यहाँ क्या है वो मॉलिक्यूल्स एस्केप करना शुरू करते हैं, वो इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एस्केप करते हैं। और जैसे ही वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एस्केप करते हैं तो वो प्रोसेस एवेपोरेशन कहलाता है। evaporation according to definition evaporation is the changing of a liquid into vapors from the surface of the liquid without heating it. कि evaporation is the changing of a liquid into वेपरस स्टेट। कि जो ही हम वेपर स्टेट में जो लिक्विड्स हैं उनको चेंज करेंगे तो जो ही लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में यानी वेपर्स में फॉर्म होगा तो वो क्या होगा? विदाउट हीटिंग क्या होगी उसकी? एवेपोरेशन। कि विदाउट हीटिंग होगी। एक तो है कि हम हीट करके जो है वेपोरेट करवाएं, कि अगर हम हीट करके वेपोरेट नहीं करवाएंगे तो वेपोरेशन जो है वो विदाउट टेम्परेचर होगी तो वो क्या होगा? वो एवेपोरेशन। नेक्स्ट इज अनलाइक एवेपोरेशन unlike boiling. कि boiling से मतलब evaporation takes place at all temperatures, कि वो सब टेम्परेचर्स पे होती है। जो ही वो सब टेम्परेचर्स पे होगी तो हम क्या कहेंगे कि जो टेम्परेचर्स हैं वो एज इट इज़ ही है। कि अगर अनलाइक जो बॉइलिंग तो हम टेम्परेचर दे के बॉयल करवाते हैं, लेकिन नहीं, एवेपोरेशन हम हार्ड टेम्परेचर पर
करा सकते हैं, बट ओनली फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड। कि वेपोरेशन जो है वो सिर्फ सरफेस ऑफ द लिक्विड से ही होगी, कि जो ही एक बड़ी सरफेस होगी तो वहाँ वेपोरेशन ज़्यादा होगी, और अगर एक छोटी सरफेस में लिक्विड मौजूद है तो वहाँ वेपोरेशन कम होगी। कि वेपोरेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड ही सिर्फ सरफेस पे करती है। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग The process of boiling takes place at a certain fixed temperature, which is the boiling point of the liquid. At boiling point, liquid is changing to vapors. Okay, liquid is changing into vapors. Not only from the surface but also within the liquid. These vapors come out of the boiling liquid has bubbles which break down on reaching the surface. The process of boiling takes place at a certain fixed temperature, which is the boiling point of the liquid. At boiling point, the liquid is changing into vapors not only from the surface but also within the liquid. The vapors come out of the boiling liquid or bubbles which break down on reaching the surface. कि जो प्रोसेस है बॉइलिंग का वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, लेकिन हम बॉइलिंग में लिक्विड में कहते हैं कि जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा होता है इनटू वेपर्स पे। तो लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ सरफेस पे की वेपर्स पे ही चेंज हो रहा होता है, नहीं, वो चेंज हो रहा था थ्रू इंटरनली। लेकिन एवेपोरेशन जो है ये तो सरफेस पे होती है, और जो ही एवेपोरेशन जो है वो सरफेस पे होगी तो हम क्या कहेंगे कि जो ही एवेपोरेशन वहाँ आकर कर रही है विद इन द लिक्विड, कि जो विद इन द लिक्विड मौजूद हो रही है। लेकिन एवेपोरेशन हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ सरफेस पे, कि ये क्या है, ये ब्रेक डाउन होती है सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स की। लेकिन जो ही हम बॉइलिंग की बात करेंगे वो तो टोटल मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होगी। लेकिन जो ही हमने सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करनी है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स में हम सिर्फ जो है वो एवेपोरेशन की ही बात करेंगे। नेक्स्ट इज एवेपोरेशन प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ्स, कि एवेपोरेशन जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत असर रखता है। वी वेट क्लोथ ड्राई अप रैपिडली विद वैन स्प्रेड, कि जो गीले कपड़े होते हैं जो ही हम उनको बखेरते हैं दीवारों पे या किसी भी वायर्स पे तो वो क्या होता है, बड़ी जल्दी से सूख जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वाटर सरफेस एरिया से एवेपोरेट होता है, और जैसे ही वाटर सरफेस एरिया से एवेपोरेट होगा तो वहाँ एवेपोरेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। इसी तरह नेक्स्ट इज एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, कि एवेपोरेशन क्या है, वो कूलिंग भी कॉज करता है। और एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इसलिए कॉज करते हैं
कि ड्यूरिंग एवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कि एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग तब कॉज करेगा कि जो ही समर सीजन में जो हमारा स्वीट प्रोड्यूस होता है बॉडी पे, जो ही हमारा स्वीट क्या होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी होते हैं, और जो ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी जो है वो सरफेस को छोड़ दें, और जैसे ही वो सरफेस को छोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही उन्होंने अपनी सरफेस लीव की तो वो बॉडी में क्या इफेक्ट छोड़ देते हैं, वो एक कूल इफेक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब करके अपनी एवेपोरेशन करवा लेते हैं। और जैसे ही वो हीट अब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी के बाद वो क्या करते हैं, वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जैसे ही वो अब्जॉर्ब करेंगे काइनेटिक एनर्जी और एस्केप करेंगे फ्रॉम दिस सरफेस, तो वो वहाँ क्या होगा, वहाँ एवेपोरेशन होगा, और ये एक कूलिंग इफेक्ट है। ड्यूरिंग एवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कि क्या होगा कि जो ही एवेपोरेशन होगी तो जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ मौजूद, वो सारे फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो उसकी सरफेस को छोड़ देंगे, और जैसे ही वो सरफेस से एस्केप करेंगे तो मॉलिक्यूल दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो चले जाएंगे, और जैसे वो एस्केप कर जाएंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी वो एस्केप नहीं करेंगे, वो लेफ़्ट बिहाइंड रह जाएंगे, और जैसे ही वो लेफ़्ट बिहाइंड रहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लेफ़्ट बिहाइंड रह गए हैं ये वो फॉल करेंगे। Next is this lowers the average kinetic energy of the liquid molecules and the temperature of the लिक्विड, कि ये क्या करेगा, ये लोअर करेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, कि ये लिक्विड की एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है उसको लो करेगा, और जैसे ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड लो करेगा तो जो टेम्परेचर यहाँ मौजूद होगा तो वो टेम्परेचर क्या करेगा, सिंस टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, कि जो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का है वो डिपेंड करेगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, कि वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपने मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। एवेपोरेशन ऑफ पर्सपायरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी, कि एवेपोरेशन जो पर्सपायरेशन की होती है वो एनर्जी हमारी बॉडी को कूल करती है। एवेपोरेशन टेक प्लेस इन ऑल टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कि एवेपोरेशन हर टेम्परेचर में हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि एवेपोरेशन के लिए हमने एक लिमिटेड टेम्परेचर लगाया है, नहीं, एवेपोरेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी उनके अंदर स्टोर्ड है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है वो मज़ीद इसको काइनेटिक एनर्जी को हाई करेंगे, और जब वो मज़ीद इसे हाई करेंगे तो वो क्या करेंगे, एवेपोरेशन कॉज होगी। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। The rate of evaporation is affected by various factors, कि मुख्तलिफ फैक्टर्स के साथ क्या है वो एवेपोरेशन डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड एंड नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमने कहा था कि एवेपोरेशन जो है वो डिपेंडेंट है, और जैसे ही एवेपोरेशन डिपेंडेंट है तो एवेपोरेशन इन पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, कि एवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स of a liquid are moving with high velocities. Thus more molecules escape from its surface thus evaporation is faster at high temperature
देन एट लो टेम्परेचर। कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, thus more molecules escape from its surface, thus more molecules escape from its surface, thus evaporation is at high टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। कि जो ही हमने एवेपोरेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे टेम्परेचर क्या है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर तो पहले ही टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, और जो ही उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी तो मज़ीद टेम्परेचर से वो क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करेंगे, और जैसे ही वो अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो टेम्परेचर यहाँ यूज़ हुआ है, कि जो टेम्परेचर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं उनसे उनकी क्या होगी, वेलोसिटी से इंक्रीज़ करेंगे। और जैसे किसी भी बॉडी के जो है वो हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी क्या है, उसकी मूवमेंट, और जैसे ही वो वेलोसिटी चेंज होगी, कि जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वो मूवमेंट शो करेगी, और जैसे ही वो मूवमेंट शो करेगी तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या है वो इफेक्ट होते हैं टेम्परेचर से, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज़्यादा उनके हाई जो है वेलोसिटी से होंगी, और हाई टेम्परेचर में जो है एवेपोरेशन है स्पीडली होगी। तो एवेपोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो टेम्परेचर। कि हायर टेम्परेचर पे जो है वो एवेपोरेशन जो है वो तेज़ होगी, लेकिन लो टेम्परेचर पे बिल्कुल कम होगी। लो टेम्परेचर पे इसलिए कम होगी क्योंकि जब हीट ही नहीं मौजूद होगी, जब टेम्परेचर ही नहीं मौजूद होगा तो मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी कैसे हाई करेंगे, और जब मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई नहीं करेंगे तो वहाँ कुछ भी एवेपोरेशन है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं मौजूद होगा। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। surface area. Larger is the surface area of a liquid, greater number of molecule has the chance to escape from its surface. कि सरफेस एरिया क्या है? लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड, ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज़ द चांस टू एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। कि जो ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे, कि क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं कि जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो मूव करेंगे। और जब एक जगह ही थोड़ी है जहाँ से एवेपोरेशन होनी है तो फिर कितने भी मॉलिक्यूल्स निकल सकेंगे। कि अगर हम एक कहेंगे एक छोटे से दरवाजे से हम इकट्ठे 10 बंदे गुजारें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरह जो एक सरफेस है कि एक होल से हम 10 मॉलिक्यूल्स निकालें, नहीं, एवेपोरेशन ऐसे नहीं हो सकती। इसी तरह सरफेस एरिया वो जितना ज़्यादा होगा उतनी आसानी से जो है मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस को लीव आउट करेंगे। नेक्स्ट इज विंड। नेक्स्ट इज विंड। कि आया विंड का क्या इफेक्ट है? विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस, blowing over the surface of a liquid sweeps away liquid molecules that have just escaped out. This increases the chances for more liquid molecules to escape after. Wind blowing over the surface of a liquid sweeps away the
liquid molecules that have just escaped out. This increases the chance of more liquid molecules to escape out. कि सरफेस एरिया के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे जिन्होंने एस्केप आउट होना है, कि आया ऊपर आके उनकी थोड़ी सी एनर्जी जो है वो लो हो गई है, वो मज़ीद एनर्जी गेन करने की कोशिश में है, लेकिन जो ही हवा चलेगी तो हवा क्या करेगी, उन मॉलिक्यूल्स को एस्केप आउट करवा देगी। कि क्या होगा, वो हवा के एयर के पार्टिकल्स के साथ अटैच होकर एस्केप हो जाएंगे। इसी तरह जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो विंड के ज़रिए जल्दी एवेपोरेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, liquids differ in the rate at which they evaporate. Spread a few drops of ether or spirit. कि नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड से डिफर करता है इन रेट ऑफ वेपोरेशन। कि अगर हम ईथर, स्पिरिट या पेट्रोलियम की बात करें कि जो ही हम उनको अपनी बॉडी पर रख देते हैं तो एक हमें ठंडा सा इफेक्ट आता है। कूल इफेक्ट हमें इसलिए आता है क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो बड़ी जल्दी जो है एवेपोरेट हो जाते हैं, और जो ही वो बड़ी जल्दी बॉडी से एवेपोरेट होंगे तो जो ही जब भी कोई मॉलिक्यूल्स यानी जब भी किसी बॉडी में एवेपोरेशन होती है तो वो लेफ्ट बिहाइंड एक कूल इफेक्ट छोड़ जाते हैं, वो एक कूल इफेक्ट अपना छोड़ जाते हैं। और जब एक कूल इफेक्ट वहाँ मौजूद होगा तो हम क्या कहेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ कूलिंग हो रही है। ये क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। हम उसको नेचर ऑफ लिक्विड स्टडी करेंगे। ये से मुख्तलिफ फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेशन का जो रेट है वो इनसे इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट से एक्सपेंशन होना, हीट से कोई चीज़ का एक्सपेंड होना। कि अगर हम थर्मल एक्सपेंशन जो है कि अगर हीट की मदद से कुछ भी, कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस सॉलिड्स, मोस्ट ऑफ द thermal expansion, ये most of the substances, solids, liquids, gases expand on heating and contract on heat cooling। कि substances जो हैं वो हीटिंग के बाद क्या होता है, वो एक्सपैंड होते हैं। इसी तरह कूलिंग के बाद वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कि ये तो नेचर का जो है वो है कि जो मॉलिक्यूल के सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए, गैस हो जाए, वो क्या है, जो ही हीट करेंगे हमें तो वो एक्सपैंड करेंगे, लेकिन जो ही उनको कूलिंग मिलेगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कि यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ाना स्टडी करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends on its temperature. The molecules of a solid vibrate with large amplitude at high temperature than a low temperature। कि काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और जो ही काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इफ़ेक्ट करेगी तो उसकी इफ़ेक्ट में हम स्टडी करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिपेंड करते हैं उसके टेम्परेचर पे। कि जैसे ही वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं विद ए लार्ज एम्पलीट्यूड, और जो ही वो विद ए लार्ज एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करेंगे एक हाई टेम्परेचर के साथ, और जैसे ही वहाँ लो टेम्परेचर मौजूद होगा तो वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। Thus on heating in the amplitude of vibrating atoms or molecules of an object increases। कि जो ही हम उनको मज़ीद हीट करेंगे तो जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस की या एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज़ करेंगे। कि उनकी इंक्रीजिंग हम इस तरह स्टडी करेंगे कि जो हीटिंग जो पर्पसेस हैं कि हीटिंग से क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन है सॉलिड का वो इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ही वो इंक्रीज़ करेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो ज़्यादा वाइब्रेशन से शो करेंगे। दे पुश वन अनदर फार्दर अवे इज
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस, कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं जो ही उनमें वाइब्रेशन से स्टार्ट होती हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने वाइब्रेशंस करवाई, वाइब्रेशंस पैदा हुई तो वो हो सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए सब्सटेंस। इसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल यानी हीट की वजह से जो एक्सपेंशन होती है उनसे क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस किसी भी सब्सटेंस की डिपेंड करते हैं। और जो ही हम लेंथ, ब्रेथ या थिकनेस को स्टडी करेंगे हम उस सब्सटेंस की, तो हम क्या कहेंगे कि ये इंक्रीज इन लेंथ हुआ है। और जैसे ही हम इंक्रीज इन लेंथ स्टडी करेंगे कि इंक्रीजिंग जो लेंथ या ब्रेथ है, तो इंक्रीज इन लेंथ या ब्रेथ होने से क्या है, उसकी थिकनेस भी चेंज हो रही है। और जैसे ही थिकनेस चेंज होगी तो फिर हम सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स में जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होती है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड देयर एक्सपेंशन is nearly uniform over a wide range of temperature. Consider a metal rod of length L0 at certain temperature T0. Let's heat it. कि इसको हीट करें, कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है कि सॉलिड एक्सपैंड करते हैं हीटिंग पे, लेकिन उनकी जो एक्सपेंशन है वो एक वाइड रेंज के साथ मौजूद है। और जो ही हम उनकी वाइड रेंज के साथ उनकी एक्सपेंशन स्टडी करते हैं, तो एक्सपेंशन में हम क्या कहते हैं कि जैसे ही इनमें एक्सपेंशन पैदा हुई है तो वो एक्सपेंशन कैसे है, वो अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर है, कि उसकी एक वाइड रेंज टेम्परेचर के साथ मौजूद है। अब हम एक मेटल रॉड लेते हैं और उसको सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और जैसे ही हम उसको सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इंक्रीजिंग लेंथ जब होगा तो डेल्टा एल किसके बराबर होगा, एल माइनस एल नॉट के। इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी माइनस टी नॉट होगा। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, कि चेंज इन लेंथ किसके बराबर होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी ओरिजिनल लेंथ पे। तो नेक्स्ट इज डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल नॉट के एंड डेल्टा टी, फिर डेल्टा एल विल बी इक्वल टू कांस्टेंट एंड डेल्टा टी। एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू ए एल नॉट डेल्टा टी, एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस 1 अल्फा डेल्टा टी। क्या एल नॉट अब हमने कॉमन ले लिया है, तो एल नॉट कॉमन लेने के लिए वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंस, कि ए क्या है, वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस है। तो फिर इक्वेशन से हम ए किसके बराबर रख सकते हैं कि डेल्टा एल नॉट ओवर डेल्टा टी के बराबर है। तो फिर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द कोएफिशिएंट
of linear expansion A of a substance as the fractional increase in its length or Kelvin with rise in temperature. तो फिर हम अल्फा कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सब्सटेंस एट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, कि जो कोफिशिएंट होगा लीनियर एक्सपेंशन का जो भी एक सब्सटेंस की, तो वो क्या है, वो फ्रैक्शनल इंक्रीज है। तो फिर क्या हुआ, उससे लेंथ में इंक्रीज आया कि हीटिंग से क्या हुआ, लीनियर एक्सपेंशन हुई है। तो लीनियर एक्सपेंशन को हम अगर आसान अल्फाज में ये कहें कि रॉड के अंदर तो मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, कि जो ही हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स को हीट अप किया और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज़ हुई, और जैसे ही उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स ये आपस में कोलाइड करते हैं, और जैसे ही कोलाइड करेंगे, अगर आप कोई भी दो चीज़ों को टकराएं तो वो टक्कर करने के बाद जो है कि एक डिस्टेंस पे चले जाएंगे, यानी काफ़ी फासले पे चले जाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जो है ये काफ़ी फासले पे चले जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कोलाइंस होंगी तो कोलाइन से क्या होगा, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हम लीनियर एक्सपेंशन स्टडी करेंगे यानी बिल्कुल सीधी एक ही कतार में, तो वो फिर क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इसी से हमारी क्या है, एक एग्जांपल है 18.6 अ न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल, अ ब्रॉस रॉड इज 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट्स लेंथ एज 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल, example 8.6 a brass rod is 1 meter long at 0 degree Celsius, find its length at 30 degree Celsius, value of coefficient is 1.9 multiplied 10 raised to power -5 per Kelvin. Solution, given data, L naught is equal to 1 meter, T is equal to 30 degree Celsius, T naught is equal to 0 degree Celsius, T naught is equal to 0 plus 273 is equal to 273 Kelvin. Then T is equal to 30 plus 273 is equal to 303 Kelvin. Delta T is equal to T minus T naught. 303 minus 273 is equal to 13 Kelvin. Alpha is equal to 1.9 multiplied 10 raised to power 5 minus 1 Kelvin. According to formula, L is equal to L naught A plus A delta T, putting value in the formula, L is equal to 1 meter bracket 1 plus 1.9 multiplied 10 raised to power minus 5 multiplied by 30. L is equal to 1.0057 meter. Hence, the length of brass bar at 30 degree Celsius will be 1.0057 meter.
कि जो ब्रास बार है 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है वो 1.0057 मीटर जो है इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब ये एग्जांपल क्या इलेबोरेट कर रही है, ये एग्जांपल ये एलेबोरेशन दे रही है कि यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो ब्रास रॉड मौजूद है वो ब्रास रॉड क्या करेगा, वो इसकी लेंथ इंक्रीज़ करेगा। और जैसे ही वहाँ ब्रास रॉड की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो ब्रास रॉड की लेंथ इंक्रीज़ करने से हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है वो इंक्रीजिंग स्टडी करेंगे कि अब 30 डिग्री पे वाकई वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये था आपका टॉपिक अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कि हमने तो लीनियर जो एक्सपेंशन है वो स्टडी की। नेक्स्ट अब क्या है हमारा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कि आया वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करता है कि सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज़ करती है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन according to topic, the volume of a solid also changes, the change in temperature and is called volume thermal expansion. The volume of a solid also changes with the change in temperature. This is also called thermal expansion, volume thermal expansion. Consider a solid initial volume V0 at temperature T0 on heating solid temperature T, let volume becomes V। कि कंसीडर करें एक सॉलिड जिसका इनिशियल जो वॉल्यूम है वो V0 हो तो टेम्परेचर T0 पे, तो ऑन हीटिंग सॉलिड जो टेम्परेचर है वो लेट करना है हमने वॉल्यूम के साथ। तो फिर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा V किसके बराबर होगा, V माइनस V0 के बराबर होगा। चेंज इन टेम्परेचर और डेल्टा T किसके बराबर होगा, T माइनस T0 के बराबर होगा। नेक्स्ट कि लाइक लीनियर एक्सपेंशन द चेंज in volume delta V is found to be proportional to the original volume V0, then delta V किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V0 डेल्टा A। तो डेल्टा V इज इक्वल टू B V0 डेल्टा T, then V minus V0 is equal to B V0 delta T, then V is equal to V0 1 plus beta delta T, okay, 1 plus beta is equal to delta T। next is beta is temperature coefficient, beta is temperature coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि बीटा के हैं वहाँ टेम्परेचर कॉफिशेंट है उस वॉल्यूम एक्सपेंशन का। नेक्स्ट इज बी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर V0 डेल्टा टी, कि बीटा किसके बराबर है, वो डेल्टा वी ओवर V0 डेल्टा टी के बराबर है। फिर हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि दी टेम्परेचर कॉफिशेंट the compression coefficient of volume expansion beta as the fractional change in its volume per
Kelvin change in temperature. The temperature coefficient of volume expansion B as the fractional change in its वॉल्यूम पर केल्विन चेंज, कि क्या होगा, बीटा क्या है, वो एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट है और वो एक्सपेंशन इसमें आएगी कि आया टेम्परेचर से वहाँ एक्सपेंशन भी होगी, कि जो ही हम टेम्परेचर हाई करेंगे, कि अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन स्टडी करनी है तो हम क्या करेंगे, आप एक बीकर लें, बीकर में जो है वो एक वॉल्यूम जो है फिक्स वॉल्यूम जो है वाटर ऐड करें और उसके नीचे बर्नर जला दें, तो क्या होगा, जो वाटर क्या होगा, वो एक टेम्परेचर आएगा कि वाटर बॉयल करना शुरू होगा और जो ही बॉयल करना शुरू होगा वो राइज़ करेगा और जैसे ही वाटर राइज़ करेगा तो ये क्या होगी, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगी, कि थर्मल यानी हीट तो मौजूद है और हीट की मौजूदगी में वहाँ क्या है कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जैसे ही वहाँ वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हम क्या कहेंगे, ये इंक्रीज़ क्या बता रहा है, कि ये इंक्रीज़ बता रहा है कि यहाँ क्या है, वो चेंजिंग हो रही है, कि यहाँ वॉल्यूम में चेंजिंग आई है, कि यहाँ वॉल्यूम में इंक्रीज़ हुआ है। ये था आपका टॉपिक अबाउट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल 8.6, example 8.7, according to volume, find the volume of a brass cube at 100 degrees Celsius whose side is 10 centimeter at 0 degrees Celsius and the find the coefficient is 1.9 multiplied 10 raised to power 5 per Kelvin। कि अगर हमने वॉल्यूमेट्रिक जो उसकी वो एक्सपेंशन है वो फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन, गिवन डाटा इज L naught is 10 centimeter which is equal to 0.1 meter, T naught is equal to 0 degree Celsius, 0 plus 273 to convert into Kelvins, 273 Kelvin. Then T is equal to 100 degrees Celsius, 100 plus 273 is equal to 373 Kelvin. Then delta T is equal to T minus T naught. 373 minus 273 is equal to 100. 100 Kelvin. A is equal to 1.9 multiplied by 10 raised to power minus 5 per Kelvin. Then B is equal to 3A. तो बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम ए की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 पर केल्विन। देन इनिशियल वॉल्यूम इज L क्यूब 0.1 मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब और 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 m क्यूब के 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 के बराबर है वो। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला V is equal to V 1 plus B delta T. V is equal to 10 raised to power minus 3 1 plus 5.7 multiplied 10 raised to power minus 5 multiplied by 100. V is equal to 10 raised to power minus 3 1 plus 5.7 multiplied by 10 raised to power minus 3. 10 raised to power minus 3 1 plus 0.0057 10 raised to power minus 3 multiplied by 1 plus
0.0057 1.0057 multiplied 10 raised to power minus 3 meter cube. Hence the volume of brass cube at 100 degree Celsius will be 1.0057 multiplied 10 raised to power minus 3 कि जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा थर्मल की वजह से वो 1.0057 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 होगा। ये था हमारा टॉपिक अबाउट थर्मल वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस कि थर्मल एक्सपेंशंस की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉन्सिक्वेंस में थर्मल एक्सपेंशन में क्या रेलवे ट्रैक gaps. Wire gaps are left in railway tracks. The expansion of solids may damage the bridges, railway tracks and roads as they are constantly subjected to temperature changes. So provision is made during construction for expansion and contraction with temperature. For example, railway tracks buckled on a hot summer day due to expansion if gaps are not left. कि ये रेल की पटरियाँ हैं, पुल हैं और सड़कें हैं, इनके दरमियान क्या है वो गैप्स जो हैं कि अगर आप देखें रेल की पटरी के दो आयरन रॉड्स के दरमियान जो गैप वो मौजूद है। वो गैप इसलिए रखा गया कि क्योंकि जो ही वो टेम्परेचर में क्या होता है वो एक्सपैंड करते हैं और जो ही वो अगर एक्सपैंड करेंगे तो दोनों के जो एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे और जैसे ही वो कोलाइड होंगे तो वो जो आयरन की एक्सपेंशन है वो जो है वो बकल्ड हो जाएगी, यानी जो पटरी है वो ख़राब हो जाएगी। और जैसे ही वहाँ अगर गैप ना मौजूद हों तो वो ना मौजूद की वजह क्या है कि अगर जब समर में एक्सपेंशंस मौजूद आएंगी तो वो एक्सपेंशंस क्या करेंगी वो वहाँ क्रैक्स बनाएंगे और जहीं वहाँ क्रैक्स मौजूद होंगे। इसी तरह अगर आप डायग्राम्स देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक्स में भी जो है वो गैप्स रखे गए हैं ताकि कंपनसेट कर सकें वो थर्मल एक्सपेंशन ड्यूरिंग हॉट सीज़न। लेकिन जो ही विंटर सीज़न आता है, जो ही टेम्परेचर कोल्ड होता है तो ये दोबारा वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी वो डिस्टेंस जो है वो दोबारा मौजूद हो जाता है। इसी तरह ब्रिजेस में जो रोलर्स होते हैं वो एक एंड की जो साइड है उसके दरमियान मूवमेंट होती है। जो ब्रिजेस हैं उनकी एक एंड पे जो है वो मूवमेंट रखी जाती है। वो मूवमेंट इसलिए रखी जाती है क्योंकि वहाँ जो है थर्मल एक्सपेंशन हो सके। ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील girders also expand during the day and contract during night. They will bend if their ends are fixed. कि जो ही दिन की वजह क्या करते हैं वो जो रोशनी होती है हीट की वजह से वो एक्सपेंड करते हैं और रात को जो है कोल्ड की नॉइज़ की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर जो इनके एंड जो हैं वो फिक्स हों तो वो फिर क्या होगा वो रॉड जो हैं वो बेंड हो जाएंगे और जो ही वो रॉड्स बेंड होंगे वो वहाँ क्रैक्स प्रोड्यूस करेंगे और क्रैक प्रोड्यूस होने से वो सारी जो है ब्रिज वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। टू अलाउ थर्मल एक्सपेंशन वन एंड इज द गैप लेफ्ट फॉर द एक्सपेंशन. Overhead transmission lines also given a certain amount of sag so they can contract in winter without snapping. कि ट्रांसमिशन लाइन में एक सर्टन अमाउंट ऑफ सैग दिया गया है ताकि वो वहाँ से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कि थर्मल एक्सपेंशन की जो है वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। थर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ in thermometers. Thermal expansion is in temperature meter to open the cap of the bottle is tied immense in hot water for a minute. The metal expand becomes loose. It is not easy to turn. कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या है वहाँ थर्मल एक्सपेंशन से मौजूद है और जो ही वहाँ थर्मल एक्सपेंशन मौजूद हैं तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या है वहाँ अगर किसी बॉटल का जो कैप है वो टाइट है तो अगर उसको गर्म पानी में रख कर हम उसको लूजन कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्टील प्लेट्स को टाइटली जॉइंट है तो वहाँ भी फोर्स लगा के हम उसको एक्सपेंड करवा सकते हैं। आयरन रिम्स फिक्स्ड ऑन वुडन व्हील्स ऑफ कार्ट्स. आयरन रिम्स आर हीटेड. थर्मल एक्सपेंशन अलाउ देम टू स्लिप ओवर द वुडन व्हील कि जो
लकड़ी का पहिया होता है उस पर जो लोहे है उसको क्या करवाया जाता है, उसको हीट करवाया जाता है। और जो ही हम उसको हीट करवाते हैं तो हीट करवाने से क्या होगा कि जैसे ही हम उसको हीट करवाएंगे तो वो वुडन व्हील के ऊपर स्लिप ओवर हो जाएगा। वाटर इज पोर्ड onto a coal, the rim contracts and becomes tight over the wheel। कि वाटर उसके ऊपर, पानी जो है गर्म उसके ऊपर गिराया जाता है ताकि वो फिक्स हो जाए अपनी ही पोजीशन पे। नेक्स्ट इज बाईमेटल स्ट्रिप। एप्लीकेशन इज बाईमेटल स्ट्रिप। A bimetal strip, a bimetal strip consists of two thin strips of different metals such as brass and iron joined together। कि एक बाईमेटल स्ट्रिप क्या है? अ बाईमेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स जॉइंट टुगेदर। कि दो मेटल्स को अगर हम ज्वाइन करवाएं तो वो ब्रास और आयरन को ज्वाइन करवाएं। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन। कि हीटिंग पे जो है वो ब्रास की स्ट्रिप ज़्यादा एक्सपेंड करती है आयरन की बनस्पत। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप। कि अगर आप डायग्राम में देखेंगे जो ही ज़्यादा जो उसमें एक्सपेंशन आएगी तो वो स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाती है। कि अगर हम कहेंगे जो ब्रास है वो बेंड हो जाएगी और जैसे ही ब्रास बेंड होगी तो उसका जो है स्ट्रक्चर वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बाईमेटल स्ट्रिप्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। कि बाईमेटल स्ट्रिप्स को हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। बाईमेटल थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर bimetal strips are used for various purposes। Bimetal thermometers are used to measure temperatures, especially in furnaces and ovens। Bimetal strips are used in thermostats। Bimetal strips are used for various purposes। Bimetal thermometers are used to measure टेम्परेचर्स स्पेशली इन फर्नेसेस एंड ओवन। कि बाईमेटल स्ट्रिप्स जो है हम उसको थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। तो फर्नेसेस और ओवंस में टेम्परेचर जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। और जैसे हम ये टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें जो है हाई यूज़ चाहिए। इट ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए हीटर कॉइल इन इलेक्ट्रिक आयरन। कि इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटर कॉइल है उसको भी ये काम करता है कि ये ब्रास और जो है बाईमेटल जो स्ट्रिप्स हैं हम इसको यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम बाईमेटल स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं तो वो ये इलेक्ट्रिक आयरन में। ये था आपका टॉपिक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आज का जो हमारा लेक्चर था वो बेस्ड था एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, लिक्विड एक्सपेंशन, expansion in length and evaporation, latent heat of vaporization and latent heat of fusion। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।